नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे। सामाजिक विज्ञान की किताबों को 3 भागों में बांटा गया है। उसमें से हम हमारा अतीत भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका पहला पाठ है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। यानी जो बीत गया समय है उससे समय में और इस समय में क्या क्या अंतर आया है, क्या क्या परिवर्तन हुआ है, इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे। इस पाठ से के जानने के लिए हमारे पास इस पाठ में मानचित्र व इतिहास के स्रोत के माध्यम से हम इन परिवर्तनों को अच्छी तरह से जान पाएंगे। इन परिवर्तनों को पढ़ने से पहले हम भारत का इतिहास क्या है, भारत का इतिहास किन किन भागों में बटा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। भारत का इतिहास प्राचीन काल, भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल का समय 6000 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी रहा है। मध्यकाल का समय 500 से 1500 ईस्वी रहा और आधुनिक काल का समय 1500 ईस्वी का उपरांत का जो भी शेष काल है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। प्राचीन काल के अंतर्गत हमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, इन सब के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारे मध्यकाल की ओर। तो मध्यकाल 500 से 1500 ईस्वी का काल है, जबकि कुछ इतिहासकार इसे 700 से 1750 ईस्वी का काल भी मानते हैं। यानी कि हम इसे 500 से 1500 ईस्वी व 700 से 1750 ईस्वी तक का भी काल माना जा सकता है। और इस मध्यकाल के अंतर्गत हम राजपूत, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, विजयनगर बहमनी साम्राज्य, धार्मिक आंदोलन, यानी धर्म के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन आए, जो अतीत के धर्म थे और अभी वर्तमान में क्या क्या उन धर्मों में परिवर्तन आए हैं, इस सब का अध्ययन हम मध्यकाल के अंतर्गत करेंगे। और इस पुस्तक यानी कक्षा सप्तमी की पुस्तक में मध्यकाल के बारे में हम सारा अध्ययन करेंगे। आधुनिक काल 1500 ईस्वी के जो उपरांत का शेष भाग है, वो शेष काल है, वो क्या कहलाता है? आधुनिक काल कहलाता है। इसमें विदेशियों का आगमन, किस प्रकार विदेशी हमारे भारत के अंदर प्रवेश किए, किस नीति के अंतर्गत उन्होंने कार्य शुरू किया, अपना व्यापारिक दृष्टिकोण के अंतर्गत वो आए थे और व्यापारिक दृष्टि के साथ साथ उन्होंने फिर कैसे अपना शासन स्थापित कर लिया, यानी ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया। उस शासन के बाद हमारे भारत की क्या स्थिति रही और इस स्थिति में क्या किस प्रकार से सुधार आए, उसको हम 1857 की क्रांति और स्वतंत्रता आंदोलन के माध्यम से जान पाएंगे। इन सब का अध्ययन हम आगामी कक्षाओं में करेंगे। अभी कक्षा सप्तमी के लिए हम इतिहास के परिवर्तनों के बारे में जानेंगे। इतिहास के परिवर्तन को जानने के लिए हम पहले यहाँ का जो अतीत का मानचित्र है, ये अतीत का मानचित्र है। हमारे जो भारत का मानचित्र होता है, विश्व का मानचित्र है और राजस्थान का है। अभी वर्तमान में उन्हें अलग रूप में देखते हैं, लेकिन अतीत के समय ये विश्व का इस प्रकार से मानचित्र बनाया जाता था। सबसे पहले जो ये मानचित्र बना है, इसमें 1154 में इसे अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया था। ये नक्शा उनके द्वारा बनाया गया और इस नक्शे में पूरी दुनिया को दर्शाया गया था और इस दुनिया के नक्शे में भारत को भी दर्शाया गया था। लेकिन उस अतीत काल में भारत का जो नक्शा है और अभी जो नक्शा चल रहा है उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। इसमें वर्तमान उत्तर भारत के स्थान पर दक्षिणी भारत को दर्शाया गया था, यानी कि जो वर्तमान में हमारे
वर्तमान में हमारे भारत में ये दक्षिणी इलाका है, ये दक्षिणी भारत कहलाता है। यहाँ पर श्रीलंका स्थापित है, जो कि अतीत में इसे उत्तर की ओर दर्शाया गया था। और जब उत्तर को, दक्षिण भाग को उत्तर में दर्शाया गया, तो श्रीलंका को भी कहाँ बताया गया था? उत्तर की ओर ही श्रीलंका को बताया गया था। यानी विपरीत दिशा हमें अतीत में भारत की देखने को मिलती है। और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को, जिस अभी हम वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, उसे हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, लेकिन अतीत काल में इसे कन्नौज के नाम से जाना जाता था। यानी उत्तर प्रदेश के लिए कन्नौज शब्द का उपयोग किया जाता था। दूसरा मानचित्र है जो कि 1720 में बनाया गया था। ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता के द्वारा 1720 में फ्रांसीसी मानचित्रकार क्यूलॉम दे लिस्ले के द्वारा ये बनाया गया था। इस उपमहाद्वीप के जो तटीय क्षेत्र थे उसे बारीकी से दिखाया गया था। यूरोप के नाविक व व्यापारी अपनी समुद्र यात्राओं के लिए इसी मानचित्र का उपयोग करते थे। अब देखिए तटीय क्षेत्र क्या होता है। ये जो दक्षिणी भाग है भारत का, ये तटीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये तटीय क्षेत्र तीनों तरफ इसके क्या है? समुद्र है। इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे सबसे दिशा में है वो हिंद महासागर है। तीनों तरफ से क्या है? ये समुद्र क्षेत्र से है। और जो इसके आसपास के इलाके हैं, आसपास के क्षेत्र हैं, वो तटीय क्षेत्र, तटीय नगर के नाम से जाने जाते हैं। और जैसा कि आपको विदित है कि पुराने ज़माने में सारा व्यापार है वो समुद्री इलाकों से होता था, और समुद्री इलाकों को पार करने के लिए भी हमें मानचित्र का उपयोग लेना पड़ता है, जिससे हम आसानी से रास्ता खोज सकें। तो उस समय जितने भी नाविक थे इसी मानचित्र का उपयोग करके अपना व्यापार करते थे। ये तो हमने कुछ मानचित्र के माध्यम से इतिहास को जानने का, उसके परिवर्तनों को जानने का प्रयास किया। अब हम चलते हैं कुछ शब्दावलियों के माध्यम से इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। देखिए शब्दावली है वो अध्ययन संस्कृत भाषा में किया जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे शासन बदला, अंग्रेज़ों का शासन आया, तो अंग्रेजी भाषा में इसका अध्ययन शुरू हुआ। आज़ादी के बाद हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों की अनुमति प्राप्त हुई। तो उसी प्रकार से इन भाषाओं में क्या होते हैं? बदलाव आते रहते हैं। और इतिहासकार होते हैं वो अलग अलग भाषाओं के जानकार होते हैं, और जिस भाषा के जानकार होते हैं उसी भाषा में अपने ग्रंथों को लिखते हैं, और फिर उसी भाषाओं के माध्यम से या उनका भाषाओं को समझ के हम उस ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम नई व पुरानी शब्दावली के बारे में चर्चा करते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में हमें मिलते हैं। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं, यानी कि जो इतिहासकार होते हैं जिन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं, जिस इतिहासकार को जिस भाषा का अध्ययन होगा वो उसी भाषा में उस ग्रंथ को लिखेगा। इसलिए हमें एक ही ग्रंथ कई प्रकार की भाषाओं में देखने को मिल जाते हैं। ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती रहती हैं। ये व्याकरण की दृष्टि से ही नहीं, अपितु शब्दों में भी इनका बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। जैसे मध्य युग के जो फारसी थे और आधुनिक फारसी थे, उनमें भी बहुत अंतर आ जाता है। इन अंतर को समझने के लिए हम कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हम आज पूरे संपूर्ण भारत के लिए करते हैं, लेकिन अतीत काल में
इस हिंदुस्तान शब्द का अर्थ अलग अलग रूप से किया जाता था। हम कुछ अध्ययन करेंगे इसका। देखिए, 13वीं शताब्दी में फारसी इतिहास हरियाणा गंगा यमुना का जो बीच में स्थित क्षेत्र है, जो बीच का मैदानी स्थित क्षेत्र है, उसी के लिए सिर्फ हिंदुस्तान शब्द का उपयोग किया था। और फिर धीरे धीरे फिर और बदलाव आया। आगे की ओर चलते हैं तो 16वीं शताब्दी में हम देखेंगे कि बाबर ने इस हिंदुस्तान शब्द का उपयोग उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी, यहाँ के निवासियों की संस्कृति के वर्णन करने के लिए किया। यानी बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का उपयोग उपमहाद्वीप यानी हमारे भारत के जो भूगोलिक दृष्टि है, वहाँ के पशु पक्षियों का आचरण है, रहने और निवासियों की जो संस्कृति है, उसके लिए इस शब्द का उपयोग किया था। जबकि हम वर्तमान में हिंदुस्तान का उपयोग संपूर्ण भारत के लिए करते हैं। इसी प्रकार से एक शब्द और आता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द वर्तमान में हम उसके लिए लेते हैं जो भारत देश का निवासी न होकर अन्य देश का निवासी होता है। वो देश जो दूसरे देश में निवास करता है और हमारे देश में आता है, तो वो उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी कहते हैं। हमारे लिए वो क्या हो गया? विदेशी हो गया। लेकिन इस विदेशी शब्द का उपयोग अतीत काल में अन्य चीज़ों के लिए उपयोग लिया जाता था। अतीत में विदेशी शब्द का उपयोग किसी गांव से आने वाला अनजाना जो उसके समाज का और संस्कृति का अंग ना हो, उसके लिए इस शब्द का उपयोग किया जाता था। विदेशी शब्द, विदेशी उसे कहा जाता था। किसी अन्य गांव से, यानी हमारे एक ही देश में रहते हैं लेकिन दूसरे गांव से आ रहा है हमारे गांव में, तो भी वो हमारे लिए क्या है? शब्द उपयोग किया जाता था। और नगरवासियों के लिए वनवासी भी क्या होते थे? एक विदेशी होते थे। नगरवासी जो नगर में निवास करता है, वनवासी जो वन क्षेत्र में निवास करते हैं, वो वनवासी कहलाते हैं। नगरवासियों के लिए वनवासी भी एक अनजाने लोग थे, विदेशी थे, उनको भी वो विदेशी ही मानते थे। उनके लिए वो उसके नगर के वासी नहीं थे, वो दूसरे ही देश के वासी होने के कारण उन्हें विदेशी कह दिया जाता था। इस प्रकार हमने आज के इस पाठ में इनके बारे में चर्चा की है। इसके लिए धन्यवाद। कल हम इतिहास के स्रोत के माध्यम से आए इतिहास के परिवर्तनों में बारे में हम जानेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।